नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हमारे बीच हर्ष जी हैं। ये जो है एमकॉम 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। हर्ष जी ने अभी नेट की परीक्षा 2 बार सिंगल इन ए रो इन्होंने भी उत्तीर्ण की। इसके लिए हर्ष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, हमारे जो व्यूअर हैं जो उच्च शिक्षा में के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरियाँ रहती हैं कि वो जानना चाहते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे मतलब कि एमकॉम करते वक्त ही आप नेट की परीक्षा कैसे निकाल लेते हैं, कैसे। तो इस पे आप थोड़ा सा हम प्रकाश ये डालिए कि कैसे आपने फर्स्ट मतलब 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आपने एमकॉम की करते ही निकाल लिया नेट की परीक्षा। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए आप। कॉमर्स में बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट पेपर कैसे करते हैं। सेकंड पेपर सबका एवरेज जाता है जी, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन कॉमर्स में कोई अगर नंबर दिलाता है तो वह फर्स्ट पेपर जी। तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए जो बुक है वो आप KVS मदान भी प्रेफर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। हाँ, तो आपने कौन सी बुक इनमें रिकमेंड की? तो मैं ये कहूँगा कि KVS मदान इज द बेस्ट बुक एवर। जी, KVS मदान। हाँ, उसमें सब चीजें कवर किया है, एवरी सिंगल टॉपिक। जो सभी सब्जेक्ट जितने भी 10 टॉपिक्स हैं जी, उसमें हर एक एस्पेक्ट को उसने कवर करने का। और खासकर उसके IT सेक्टर और लॉजिकल रीजनिंग उसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो फर्स्ट पेपर में आप ये बताइए कि किसी ऐसी बुक से मतलब डायरेक्टली क्या क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे कि कोई बुक आप ले लिए उससे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन एनटीए में कभी-कभी आ जाता है, लेकिन बुक चांसेस कम है, लेकिन आपको बुक आपको आइडिया देती है जी कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। बुक से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो बुक में सिलेबस जितना दिया है आपको उससे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा जी। लेकिन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं ना। बुक में क्या होता है, बुक में सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली रहते हैं कि ये कहाँ गया है, कॉन्सेप्ट आप उठा सकते हैं। लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है जी। तो वो चेक करता है कि आप फ्यूचर में आप पढ़ाने लायक हैं या नहीं, योग्यता है कि नहीं। तो इसलिए वो आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट सब कुछ चेक करते हुए ही सवाल पूछता है आपसे। और आपने कॉमर्स के लिए क्या किया? जैसे आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसके लिए आपने क्या किया? कॉमर्स के लिए कोई विशेषता बुक नहीं है। अच्छा, कोई बुक नहीं, लेकिन फिर भी एक होगा। ट्रू मैन है, ट्रू मैन में सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है JRF के लिए क्या वो उतना उपयोगी होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ट्रू मैन काफी नहीं है। काफी नहीं है जी। मुझे लगता है कि जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं जी, आपके लिए अलग अलग बुक है जी। मार्केटिंग के लिए अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है जी। हर टॉपिक के लिए आपके पास अलग अलग बुक है। जो मेन जो आपको मार्क दिलाती है जी, वो फर्स्ट पेपर है। और कुछ कॉमर्स के कुछ जो 5-6 सब्जेक्ट हैं जो मार्क्स बहुत ज्यादा दिलाते हैं। जैसे कौन से? जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कोटलर की बुक आती है जी। फिलिप कोटलर इज द गॉड ऑफ मार्केटिंग जी ना। तो उनकी बुक में ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो मार्केटिंग का ना बताया गया हो जी जी। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पांडे जी की बुक है जी। क्या नाम है पूरी बुक का नाम? खान एंड जैन जी की भी है जी। एक खान एंड जैन जी की बुक है और एक पांडे जी की बुक है। तो उस बुक में सारा कुछ दिया है जी जी। और मैनेजमेंट तो आप जो आपने 11th से लेके एमकॉम तक पढ़ा जी जी वही है। अगर आपका 11th का बेसिक तैयार है जी, 11th-12th में आपको बैलेंस शीट पढ़ा दी जाती है, कैश फ्लो पढ़ा दिया जाता है, फंड फ्लो पढ़ा दिया जाता है, रेशियो पढ़ा दिया जाता है, शेयर्ड वेंचर पार्टनरशिप एवरीथिंग आपको पढ़ा दिया जाता है। उसका थोड़ा सा बस दायरा बढ़ा के आपको एमकॉम तक लाया जाता है जी। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको विशेष जटिलता रहेगी पेपर को। हर्ष जी, जैसे कुछ क्वेरीज फिर आ रही हैं, वही पुरानी क्वेरीज हैं, तो मैं आप कॉमर्स के छात्र भी ये जानना चाहेंगे। जैसे एक क्वेरीज देखिए अभी आई है कि मतलब कोचिंग की क्या भूमिका है इसमें हर चीज, जैसे कि बिना कोचिंग के क्या कॉमर्स से नेट JRF निकाला जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन तो आपने कोई कोचिंग का सहारा या यूट्यूब का चैनल या ऑनलाइन किस तरह से आपने ऑनलाइन चीजों को ग्रहण किया, ये भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार कोचिंग ज्वाइन करी थी।
अच्छा, आपने की? हाँ, तो उसमें बस बेसिक कि मैं जानना चाहता था कि हाँ कि इसका स्तर कैसा होता है क्वेश्चनों का जी। तो उसमें जो सर थे बड़ा बढ़िया पढ़ाते थे जी। तो उन्होंने पूरा बेसिक बना दिया कि कैसे 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 पूछा क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग है। और पूरा मुझे यही लगता है कि आप कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। जी जी। कोचिंग के बाद भी आपको कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 6 to 7 आवर्स। कितने दिन तक लगभग आप 6 to 7 आवर्स? आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं या पूरा कवर करना चाहते हैं अच्छे से जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, गेनिंग पावर आपकी कितनी है, कितना आप उसमें आप पा सकते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं तो बहुत सारे छात्रों की ये भी क्वेरीज आती है कि आपने कुछ घंटे पढ़ा, मतलब जैसे आपने बताया 6-7 घंटे, तो आपने एक्चुअली में कितना पढ़ा? जैसे बच्चे तो आपने कहा कि तो जो आप दूसरे को सजेस्ट करेंगे, खैर उनकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी होगी, वो खुद की स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन आपने कितने घंटे पढ़ा इस परीक्षा को जो आप योग्यता अपनी पा चुके हैं, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर? मैंने नियमित तरीके से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करी थी। डेली बेसिस? डेली बेसिस। जी। डेली बेसिस पे मैंने 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करी थी और मॉक पेपर देने पड़ते हैं। मॉक की क्या भूमिका है, इस पे भी थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे? जैसे कि अगर आप मॉक नहीं देंगे जी तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। जी जी। आपके पास 3 घंटे होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। मानता हूँ फर्स्ट पेपर में DI हो गया, पैसेज हो गया, टाइम कंज्यूमिंग। अब क्या है कि ये पैसेज 3 देते हैं। जी जी। 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिए हैं। 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिए हैं और पैसेज में बहुत टाइम लगता है। जी। जब से ऑनलाइन एग्जाम कर दिया NTA ने तो पैसेज को पढ़ने में, पैसेज को समझने में, बायलिंगुअल करने में कई बार जो हिंदी का है वो इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है या जो उसका है वो समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, तो उसको हिंदी में करने में, समझने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो हल्का सा टाइम लेता है। ये भी एक क्वेरी अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब इस समय ये चल रहा है कि लैंग्वेज जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसलेट गूगल करके डाल रहे हैं, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? देखिए अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर हिंदी टाइपिंग गलत है तो इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाएगा, चाहे वो आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, कि अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो जो इंग्लिश माध्यम वाला है वही आपको माना जाएगा, जो उसका आंसर सही होगा। और फर्स्ट पेपर में आपका टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, वो अगर आपका वो बेसिक तैयार है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन सेकंड पेपर में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन का लगातार 10-20 क्वेश्चन होगा, किसी का भी डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहता है। जैसे 4 आंसर दिए हैं तो उसमें से हर आंसर में A B B C C A इस तरह दिया रहता है, तो स्टूडेंट को बड़ी तकलीफ होती है कि कौन सा आंसर सही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप उसको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज NTA का जो न्यू पैटर्न आया है, क्वेरी आ रही है कि इसमें जो बहुत सारे ऑप्शन दे के आपको इलिमिनेट करा रहे हैं, ये थोड़ा सा आप इसको कैसे देखते हैं कि A से F तक ऑप्शन दे रहे हैं? पहले तो थे 4 ऑप्शन रहते थे, अब A से F तक ऑप्शन दे रहे हैं, तो इस क्वेरीज का आप क्या उत्तर देना चाहेंगे कि या क्या जो है इसको एनालिटिकल बना दिया गया है या UPSC का प्लेन्स बना दिया गया है? तो थोड़ा इस पे अगर क्या आपकी राय है? NTA के बारे में कुछ कहना बेनामी है। बेनामी है। NTA 3 बार से एग्जाम में 3 बार में अलग अलग पैटर्न पर सवाल पूछे जी। एक बार कभी डायरेक्ट पूछ दिया है, एक बार कभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डायरेक्ट, और इस बार के एग्जाम में पूरा कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया जी, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा। तो NTA को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। धीरे धीरे ये स्तर प्रश्नों का बढ़ाती चली जा रही है और स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी को चेक कर रही है कि आप आगे फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं जी। आप जिनको पढ़ाएंगे आप उस काबिल हैं या नहीं, आपका दिमाग उस स्तर पे है नहीं, कहीं आपका दिमाग एकदम बच्चों वाला है और आप जाके पढ़ाएंगे तो बिल्कुल है ना। तो इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ा दिया NTA ने। तो अब केवल ये क्रीम को लेना चाहते हैं, जो मलाई है एक तरह से आप कह सकते हैं, और कि मुझे बाकी दूध से मतलब नहीं, टोन्ड मिल्क बना देना चाहते हैं।
तो ये है एक क्वेश्चन और क्वेरी आ रही है कि भविष्य के लिए जो स्टूडेंट हैं आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट के, जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? क्या कोई आप यूट्यूब चैनल या क्या आप रिकमेंड करेंगे, किस तरह की उनको लिए आप सुझाव देंगे? बस इतना कहूँगा कि सेल्फ स्टडी द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ स्टडी के बिना आप कोचिंग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोचिंग में कितना समय देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ के आप नहीं निकाल सकते। या तो आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो कि आप एक बार जो पढ़ लिए तो लकीर हो गया कि वो मिटेगा, पत्थर की लकीर, है ना? तो ऐसा नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। जी। हर्ष जी, आपको चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए 2 लाइनें इसमें जिस तरह आपने जो है अपने एग्जाम को 2 बार निकाला कॉमर्स से, तो उसके लिए 2 लाइनें हम कहना चाहेंगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ। और जाते मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।